तो दोस्तों अभी हमने पिछली बार वीडियो डिस्कस किया है अपना जून 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था MMPC 010 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MMPC 010 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जून 2024 का पेपर। सो वन बाय वन अगेन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चंस है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो या 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो अपनी फिजिबिलिटी अकॉर्डिंगली, पर वीडियो तो लंबे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ करके। हर तरह की ऑडियंस है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है, बट सबको सर्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिस्कस द डिटेल वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, गिव एग्जांपल। हमने पहले ही पढ़ा हुआ इसके बारे में, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑल्सो नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, किसी कंपनी की वेल्थ बनाना या वैल्यू बनाना। यहाँ पे हम प्रॉफिट पे मेर कम फोकस रखते हैं ज्यादा, और फोकस हम रखते हैं लॉन्ग टर्म फोकस और सस्टेनेबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज अ क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म focusing on enhancing the overall worth of a company for its shareholders. The goal transcends mere profit maximization, emphasizing long-term growth and sustainability. जैसे मैंने बताया था कि प्रॉफिट पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान रहता है। Here's a detailed question discussion on value maximization, its significance and examples illustrating its application. तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की। Value maximization refers to the process of increasing the market value of a firm through effective decision making in operations, investments, and finance. It aims to enhance the total shareholders' equity, ensuring that the company's assets generate returns that exceeds the cost of capital. This approach considers the future cash flow, risk, and opportunities of a business rather than focusing solely on short-term profits. देखो सिंपल मतलब समझना, एक लंबे समय का लंबा घोड़ा कहना है ना, लंबी रेस का घोड़ा, ये वो है वैल्यू ग्रोथ। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका जो सिर्फ फोकस सोलली फोकस पे प्रॉफिट पे रहता है जिसका, वो होता है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वैल्यू यानी पूरा ओवरऑल एक ब्रांड की इमेज बनाना। तो इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की? देखो पहली बात, लॉन्ग टर्म फोकस रहता है। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इंकरेजेस फर्म टू प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी दैट यील्ड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, आगे का आप अपने आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा उसको। लॉन्ग टर्म फोकस होता है। और स्टेक होल्डर की जगह आप यहाँ पे शेयर होल्डर लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे स्टेक होल्डर लिखा हुआ है बट आई वुड रिकमेंड टू राइट शेयर होल्डर कंसिडरेशन, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो होती है आपकी वो शेयर होल्डर पे ज्यादा फोकस करती है। तो आप स्टेक होल्डर लिखना चाहो स्टेक होल्डर लिख लो, वन मैं आपको शेयर होल्डर बोलूंगा। वाइल प्राइमरली फोकस ऑन स्टेक शेयर होल्डर, value maximization also considers other stakeholders including employee, customers, and the community. A firm that creates value for all stakeholders is more likely to achieve long-term success. Risk management, value maximization incorporates risk assessment in decision making. Firms must balance potential rewards against risks, ensuring that strategies are viable in various economic conditions. Market competitiveness, firms that focus on maximizing value often outperform competitors by innovating and optimizing their resources, leading to enhanced market positioning. ठीक है, ये 4 इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को। तो पहला है रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग सेल्स थ्रू मार्केट एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंप्रूव्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैन ड्राइव वैल्यू। भाई जितनी आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी उतना ही आपका प्रोडक्ट नोन होगा मार्केट में, जो आपको ओवरऑल वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, जो वैल्यू को मैक्सिमाइज कराएगा। कॉस्ट एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट्स कैन एनहांस प्रॉफिट मार्जिन्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। इन्वेस्टमेंट एसेट्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कैन जनरेट सिग्निफिकेंट फ्यूचर कैश फ्लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, effective capital structure management including debt and equity financing, impact of firm's risk and return profile. इसके एग्जांपल पढ़ देते हैं। 4 एग्जांपल है, बट मैं मेयरली आपको बोलूंगा 2 से 3 एग्जांपल दे देना। 2 एग्जांपल बहुत होते हैं, 4 एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। तो हम एक एप्पल का एग्जांपल पढ़ लेते हैं और एक हम अमेजॉन का पढ़ लेंगे। एप्पल फोकसेस ऑन इनोवेशन, क्वालिटी एंड ब्रांड लॉयल्टी। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सच एज द आईफोन एंड एप्पल वॉच significantly increase the company's market value. Apple's strategy of investing in R&D ensures continued product development, enhancing future cash flows and shareholder value. अब ये समझ में आ गया एप्पल का। अब उसके बाद अमेजन पढ़ लेते हैं। अमेजन एग्जाम्पलीफाइज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थ्रू इट्स फोकस ऑन कस्टमर satisfaction and innovation. The company's investment in logistic technology and new service lines like Amazon Web Services have fueled
its growth, leading to substantial growth increase in market value. Amazon कहाँ से चालू हुआ था? एक गैरेज से चालू हुई एक कंपनी, आज पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही है। तो सोचने वाली बात है, कुछ तो रहा होगा उनका। उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट फोकस नहीं किया, उन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। आज आके टीवी से लेके आपके घरों तक Amazon का एक्सेस है। मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान ने Amazon का यूज आज तक नहीं किया होगा, किसी ना किसी रूप में। इधर आपने कोई ऑर्डर किया है, या फिर आपने उसकी वेब सीरीज ली है, आपने उसका सब्सक्रिप्शन लेके कोई मैच देखा है उस पर, या फिर आपने कोई पंचायत, एक बहुत फेमस इंडियन सीरीज है जो Amazon प्राइम पे आती है, तो हर साल कितने सब्सक्रिप्शन उसके थ्रू हुए हैं, आप समझ सकते हो। तो घर घर तक घुसी हुई है ये Amazon। कंक्लूजन करते हैं इसका। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन सर्व एज अ कॉम्पिटिटिव comprehensive framework for guiding of firms' strategic decisions by focusing on sustainable growth, stakeholder interests, and risk management. Firms can enhance their market value over the long term. Real-world examples such as Apple, Tesla, Amazon, and P&G, Procter and Gamble illustrate the successful application of this objective, demonstrating the value maximization is crucial for achieving enduring business success. तो क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस फॉर अ मैनेजर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, पहले तो रिग्रेशन एनालिसिस समझते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? इट्स अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल दैट हेल्प्स मैनेजर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। ठीक है, इट अलाउज देम टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। स्लाइड मिस कर दी क्या? चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस फॉर अ मैनेजर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द रिग्रेशन इक्वेशन। Regression analysis is a powerful statistical tool that helps managers make informed decisions based on data-driven insights. It allows them to understand relationship between variables, predict outcomes, and evaluate the impact of different factors on business performance. Here's a detailed discussion on the importance of regression analysis for manager, along with an explanation of the process of specifying the regression equation. तो इसमें ये समझो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वो होता है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, और इंडिपेंडेंट वो चीजें होती है जो उसको इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे डिपेंडेंट वैल्यू आपकी सेल्स है। एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक सेल्स को कितना इंपैक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसमें सेल्स जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो स्टार की इन्वॉल्वमेंट है वो सब चीजें क्या होंगी, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस फॉर अ मैनेजर, इंपॉर्टेंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस फॉर अ मैनेजर। ठीक है, पहला है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा रिलेशनशिप वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रिस्पॉन्स है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, प्रेडिक्टर, जो आपको प्रेडिक्ट करनी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प्स मैनेजर्स आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन independent predictive variables and dependent response variable. For instance, a manager might analyze how marketing spend independent variables affect sales revenue dependent variables. Second क्या है, फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शंस। आपने पहले से ही आपने एनालाइज करना है कि क्या फोरकास्टिंग है, क्या फ्यूचर है, और किसका प्रेडिक्शन आउटकम क्या निकलने वाला है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। By creating regression models, managers can forecast future outcome based on historical data. This is particularly useful for budgeting, sales projections, and resource allocations. उसके बाद थर्ड है decision making support. Managers can use regression analysis to evaluate the potential impact of decision. For example, they can analyze how changes in pricing strategies, product features, or marketing campaigns affect overall business performance. फोर्थ है आपका identifying the trend and patterns. Regression analysis enables managers to detect trends and patterns in data, helping them to adapt strategies and make proactive decisions. This is essential in dynamic market environments. ठीक है, डायनामिक एनवायरमेंट जैसे कि आपका है जो हमेशा चलता रहता है, जहां पे चेंजेस बहुत सर्टेन आते हैं। टेक्सटाइल एंड अपीरियल्स, फैशन इंडस्ट्रीज इसका प्राइम एग्जांपल है। आप देखते हो कि जो कपड़ा आपका एक महीने तक चल रहा है, नेक्स्ट मंथ उसका कुछ ट्रेंड बदल जाता है। आप वही शर्ट आप दोबारा लगातार नहीं पहनते हो, और ना पब्लिक पहनती है। सलमान खान आता है, लाल शर्ट हिट कराता है, सब लोग लाल शर्ट में दिखते हैं। अगले ही दिन अक्षय कुमार आता है फटी जींस पहन के, सब लोग फटी जींस में घूम रहे होते हैं। समझ रहे हो?
बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज होता है। उस ट्रेंड पैटर्न को मैनेजर किससे समझ सकता है? रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू समझ सकता है, विच इज ट्रेंड एंड पैटर्न्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आप परफॉर्मेंस को एवल्यूट कर सकते हो रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू बीइंग अ मैनेजर। आप सब आगे चलकर मैनेजर बनेंगे ही। आप एमबीए कोर्सेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसीलिए कर रहे हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे ओहदे पे जाएं, आप मैनेजर्स बने। तो ये चीजें आपको तब बहुत हेल्प करेंगी, रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह। ऑल्दो इसका कितना यूज पड़ता है ये आपको अभी लग रहा होगा बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बट जब आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे तब आपको पता लगेगा कि इन सब चीजों के एक्चुअल यूज हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैनेजर्स कैन असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज और इनिशिएटिव्स by analyzing how various factors contribute to performance metrics such as profitability or customer satisfaction. Resource optimization. By understanding the factors that drive key outcomes, managers can allocate resources more effectively, focusing on initiatives that yield the highest return on investment. तो ये तो हमने पढ़ी इंपॉर्टेंस। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन निकाली कैसे जाती है? स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन को कैसे निकाला जाता है। स्पेसिफाइंग अ रिग्रेशन इक्वेशन इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स टू इंश्योर दैट द मॉडल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हियर्स द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू द प्रोसेस। पहला है स्टेप, आपने रिसर्च का क्वेश्चन निकालना कि आप निकालने क्या जा रहे हो। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन अपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने निकालना क्या है। तो एग्जांपल जैसे हाउ डज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अफेक्ट सेल्स। आपका क्वेश्चन इस तरीके से बना, या फिर आपका बना कि हाउ डज सेल्स इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री अफेक्टेड बाय द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने डिसाइड करना है कि भाई क्वेश्चन क्या है आपका रिसर्च का, जिसपे आप ये रिग्रेशन एनालिसिस पुट करने वाले हो। सेकंड है आपका सिलेक्ट वेरिएबल्स। आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को निकालना है कि आपने क्या आउटकम निकालना है, क्या चीजें उसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ये चीजें आपने डिसाइड करनी है। तो जैसे कि आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल, द आउटकम यू वांट टू प्रेडिक्ट, and the dependent variable, the predictors you believe influence the dependent variables. For instance, if sales dependent variable are influenced by advertising, spend pricing strategy, and product quality, independent variables, these variables need to be clearly defined. आपने डिफाइन करना है कि क्या निकालना है, क्या उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तभी आपको चीज समझ में आने वाली है कि कितना वो अफेक्ट करके कितना उसका प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी है। आपने फिर करना है क्या? थर्ड करना है कलेक्ट डेटा। उससे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट करना है। भाई एडवर्टाइजिंग के बाद, जैसे वो एग्जांपल हम ले ले कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगाने के बाद सेल्स कितनी इंपैक्ट हुई, तो आपने देखा 2022 में आपने शाहरुख खान को एंडोर्स किया बीइंग अ लाइफ बॉय एम्बेसडर, जिसने लाइफ बॉय को ऐड किया। तो लाइफ बॉय की सेल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसके बाद? क्या शाहरुख खान के आने के बाद सेल्स को इंपैक्ट मिला? सेल्स बढ़ रही है? और अगर नहीं बढ़ रही है तो शाहरुख खान का वहां कोई यूज नहीं है। अगले ही दिन शाहरुख खान कैन बी रिप्लेस विद कार्तिक आर्यन, बिकॉज शाहरुख खान जिस एड के 10 करोड़ रुपए ले रहा होगा, कार्तिक आर्यन शायद 1.5 करोड़ रुपए में भी आ जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट दैट अप टू दैट स्टार। मैं ये नहीं कर रहा, डिमिनिश नहीं कर रहा कार्तिक आर्यन, ही इज अ वेरी वेल एक्टर, बट आपको भी पता है कि शाहरुख खान कितना पैसा चार्ज करता है और कार्तिक आर्यन कितना चार्ज करता है। और वहीं अगर शक्ति कपूर को ले जाए जो अपने बिल्कुल लो फेस में है, तो वो कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा होगा। गोविंदा के लिए ले जाए, और गोविंदा 50 लाख रुपए में भी कर देगा शायद वो एडवर्टाइजमेंट। एक टाइम का बहुत बड़ा स्टार था, जुबली स्टार कहते थे उसको। तो आप समझ पा रहे हो। अब उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? चूज द टाइप ऑफ रिग्रेशन। आपको क्या रिग्रेशन टाइप सूट कर रहा है ये आपने देखना है। डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस टू यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटा दैट रिसर्च क्वेश्चंस। कॉमन टाइप क्या होते हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन्वॉल्व्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मान लीजिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, यहाँ पे आपने सिर्फ एडवर्टाइजिंग सेल्स को ही अपने फैक्टर माना, ठीक है, तब आप क्या लिख सकते हो? सिंपल। बट अगर आप दो चीजें वेरिएबल मान लो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करना चाहो, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि कॉस्ट इन्वॉल्व विद स्टार, आप फेस वैल्यू कि ब्रांड में किसने एडवर्टाइजमेंट किया उसका, हाँ, 2 more इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नॉन लीनियर रिग्रेशन। क्या हो गया? तो फिफ्थ स्टेप है अपना स्पेसिफाई द रिग्रेशन एंड इक्वेशन। राइट द रिग्रेशन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y is equal to beta naught plus beta 1 into x1 plus beta 2 into x2 plus dot 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 up to beta n into xn plus epsilon। तो यहाँ पे क्या चीज किसको डिनोट कर रही है? y is equal to डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि सेल्स हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल,
बीटा नॉट इंटरसेप्ट होता है जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा n इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द चेंज y फॉर वन यूनिट चेंज इन x. x1, x2 up to xn independent variables, advertising spend, pricing strategy. Epsilon is equal to error term, captures the variability not explained by the model. फिर 6th स्टेप में हमें निकालना है, एस्टिमेट करने कोएफिशिएंट्स. यूज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर टू रन द रिग्रेशन एनालिसिस which will estimate the coefficients of beta based on the collected data. This step involves fitting the regression model to the data and determining the best fitting line. Evaluate model fit. Assess the goodness of fit of the model using metrics such as R2R or 2R2 coefficient of determination to evaluate how well the model explains the variability in dependent variable. Other diagnostic tests can check for issues like multicollinearity, heterosidicity, and normality of residuals. Interpret results. Analyze the coefficients to understand the impact of each independent variable on the dependent variable. A positive coefficient indicates a direct relationship, while a negative coefficient indicates an inverse relationship. Nova step है make decision. Use the insights gained from the regression analysis to make informed business decisions. Manager can prioritize strategies that positively impact the dependent variable based on the results. Conclusion क्या है? Regression analysis is an essential tool for managers, enabling them to make data-driven decisions, understand complex relationships, and forecast future outcomes. By specifying the regression equation correctly, managers can derive valuable insights that inform strategic planning and resources allocation, ultimately enhancing overall business performance. तो क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम ऑलरेडी पहले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट पेपर में ही डिस्कस किया है, इनफैक्ट MMPC 9 में. मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि आप शॉर्ट में या फिर 20 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में फंस ही जाएगा ये क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना. अब मैं फिर वही कह रहा हूं, मेरे वीडियो से समझ में नहीं आता है, कहीं और से जाके पढ़ लो, अपने आप PDF लेके पढ़ लो, बट पढ़ लो, क्योंकि फेल होने से क्या फायदा है यार. पैसा खर्च कर रहे हो, 16-16 हजार रुपए की सेमेस्टर फीस आ रही है हम लोगों की, तो मजाक थोड़ा ही है, तो पढ़ लो यार. मेरे सेंटर में देखता हूं मैं, टेक्निकली भाई बहुत अच्छी जगह है टेक्निया. टेक्निया में सारे जितने बंदे आ रहे हैं ना, सारे जेन्युइन आ रहे हैं. पर मैं श्यामलाल गया था ना, श्यामलाल कॉलेज, सारे ऊट पटांग लड़के थे, सारे ऊट पटांग लड़के बच्चे, इनफैक्ट लड़कियां भी ऐसी थी. उनको पेपर देने नहीं आए थे, वो सब आए थे मॉडलिंग करने, और वो बरोड़े और क्या नाम है चाउमीन खाने. उनको पेपर से कोई मतलब नहीं था, सिगरेट पी रहे हैं, लफुआगिरी कर रहे हैं. बट यहाँ टेक्निया में सारे के सारे बंदे एकदम जेन्युइन आ रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, और पेपर टू पेपर फोकस कर रहे हैं अपना, किसी से ना पूछताछ ना तो इस बात. यही तो क्यों सब बंदे पढ़ रहे हैं. मैं नहीं कह रहा मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, और उनको देख के लगता है कि वाकई में अपने पेपर से मतलब रख रहे हैं, सब कुछ करके आ रहे हैं. पर श्यामलाल में लगता था कि कचरा ही है, MBA में नहीं आया, पता नहीं कहाँ पे झाल फूड़ करने आ गया मैं, जिंगल आला के जंगल. अब चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1 मिनट बहुत पका दिया, श्यामलाल की बहुत बुराई हो गई. चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 3. डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट डिमांड कर्व एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड कर्व एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व आर फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिमांड फंक्शंस इन एन इकोनॉमी. हियर्स अ डिटेल्ड डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू along with explanation and examples. तो पहला समझो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है. इंडिविजुअल नाम समझ में आ रहा है. अच्छा एक और चीज, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और फर्म डिमांड कर्व बात एक ही है. अगर ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लें कि फर्म डिमांड कर्व क्या है, तो घबराना नहीं है, फर्म डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व बात एक ही है. ठीक है, बस इंडिविजुअल की जगह फर्म भेज देना, रिप्लेस कर देना, हो जाएगा काम. So the individual demand curve represents the quantity of a good or service that a single consumer is willing to purchase at various prices, holding other factors constant. It illustrates the relationship between price and quantity demanded by from the perspective of an individual buyer. ठीक है, एक इंडिविजुअल एक सामान को खरीदने के लिए कितने उसके कितना प्राइस वो पे करना चाह रहा है, कितने सामान, कितनी क्वांटिटी खरीदेगा कितने सामान पर. तो इसका हम एग्जांपल भी समझ लेंगे नीचे चल के. पहले हम इसको इतना ही समझते हैं, पहले इसको पढ़ लो, इसको समझो. ठीक है, उसके बाद मार्केट डिमांड कर्व क्या है. द मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स इन अ मार्केट. आप समझ लो कि रामू, श्यामू और धर्मू
तीनों मार्केट में एक सेब को खरीदने के लिए कितने रुपए पे करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी के लिए, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगी कि मार्केट में ओवरऑल सेबों की क्या डिमांड है। ठीक है, और अगर वहीं पर सिर्फ मैं धर्मू की बात करूं तो धर्मू एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, पर रामू, श्यामू और धर्मू तीनों मिला के मार्केट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। The market demand curve is a horizontal summation of all individual demand curves in a market. It shows the total quantity of a good or service that all consumers in market are willing to purchase at different prices. The market demand curve reflects the overall demand for a product in the entire market. की डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूँ क्वेश्चन याद नहीं होता ना, टेबल याद कर लो मेरे दोस्तों, टेबल याद कर लो भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। फीचर्स स्कोप रिप्रेजेंट्स वन कंज्यूमर्स डिमांड, रिप्रेजेंट the aggregate demand of all consumers market में। shape typically downward, that is also typically downward, but cumulative effects हो गए क्योंकि हर इंडिविजुअल की डिमांड अलग है। यहाँ पे मार्केट में कंबाइंड होके होती है, पर हर बंदे की परचेजिंग पावर डिफरेंट है। कोई 50 रुपए किलो में भी आम खरीद रहा है और एक कुछ बंदे सोच रहे कि बारिश हो जाए और 20 रुपए किलो हो जाए तभी आम खरीदूंगा। ठीक है, तो हर बंदे की विलिंग पावर, परचेजिंग पावर अलग है। और कोई बंदा तो ठंडियों में भी आम खा रहा है, उसमें पैसा इतना है, अंबानी नहीं सोचता होगा, उसे आम खाने का मन करता होगा तो वो ठंडियों में भी आम खाता है, समझ रहे हो, बिल्कुल जाड़ों में, क्योंकि उसके पास पैसा है। और तुम लोग गर्मी होने का इंतजार करते हो कि गर्मी में ही खाएंगे आम, क्योंकि वो आम खास हो जाते हैं जब सर्दी में होते हैं, वो आम नहीं रहते, फिर वो खास हो जाते हैं। और गर्मियों में आम आम ही होते हैं, हर आम आदमी खा सकता है उन्हें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल प्रेफरेंसेस, इनकम एंड प्राइस एंड फॉर द गुड, influenced by the aggregate preferences, income, population and the price of the good across all consumers. Calculation, quantity demanded by the calculator for a single consumer, quantity demanded by is the sum of all individual demands at each price level. Graphical representation plotted on a graph with price on the vertical axis and quantity of the horizontal axis for a one consumer. Plotted similarly but represent the total quantity for the entire market at each price. चलो अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही मस्त है। धर्मू शर्मू के समझाया था, अब अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। ठीक है, डॉलर्स में बात करते हैं। जस्ट थिंक ग्लोबल, अब लोकल से बाहर आके थोड़ा ग्लोबली बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इंडिविजुअल का। कंसीडर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर सारा who is deciding how many apples to buy at different prices. If the price of apple is $1 each, she may choose to buy 10 apples. If the price rises to $10, she may only want to buy 5 apples. This can be summarized in a table. देख लो, प्राइस ऑफ एप्पल $1 का था तो 10 खरीद पा रही है, $2 का तो 5 खरीद पा रही है, $3 के हुए तो 2 ही खरीद पा रही है। समझ रहे हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना, जितना प्राइस सस्ता होगा उतनी ही वो ज्यादा एप्पल खरीद पा रही है। The individual demand curve of Sarah would slope down, indicating that the price increases, the quantity of apples she is willing to buy decreases. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्राइस बढ़ेगा तो एप्पल्स की क्वांटिटी घट जाएगी, और वहीं पर एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस घट जाएगा। जितना सस्ता होगा उतना ज्यादा खरीद पाएंगे, जितना महंगा होगा उतना कम खरीद पाएंगे। सिंपल लॉजिक। मार्केट डिमांड कर्व क्या है? नाउ कंसीडर द मार्केट ऑफ 3 कंज्यूमर्स, सारा, जॉन एंड मारिया। दिस क्वांटिटी डिमांड बाय ईच एट वेरियस प्राइसेस आर एज फॉलोज। वहीं पर सारा 10, 5, 2, $1, $2, $3 में 10 खरीद पाती है, $1 में 2 खरीद पाती है, $2 में 5 खरीद पाती है, $3 में 10 खरीद पाती है। और जॉन कितने खरीद पाता है? $1 में 8 खरीद पाता है, $2 में 4 खरीद पाता है, $3 में 1 खरीद पाता है। मारिया का 6 खरीद पाती है, 3 खरीद पाती है और 1 खरीद पाती है। टोटल डिमांड कर, मार्केट डिमांड कर क्या हो गया इनका एवरेज? टोटल कितने बिक रहे हैं? 10 + 8 8, 18 + 6 24, 24 टोटल बिक रहे हैं। $1 पे, $2 पे 12 बिक रहे हैं, $3 पे 4 ही बिक पा रहे हैं। ठीक है, ये इसका हो गया ओवरऑल मार्केट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट किया। The total market demand is calculated by the summing of the individual demands at each price point. The market demand curve would reflect the total quantity 24, 12 and 4 apples that all consumers in the market are willing to buy at respective prices, also typically sloping downwards. In summary, the individual demand curve focuses on the quantity demanded by a single consumer, while the market demand curve aggregates the demands of all consumers in the market. Understanding the difference between these two curves is crucial for analyzing consumer behavior, market trends, and making informed decisions by observing how individual preferences aggregate to form market demand. Businesses can better strategize pricing, marketing, and product development efforts. तो गाइस अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन 4 अपना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स
ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। पहला है एक्सपर्ट ओपिनियन, दूसरा है सर्विस। डिमांड फोरकास्टिंग इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस टू प्लान देयर प्रोडक्शन, मैनेज इन्वेंटरी एंड मेक इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। वेरियस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग including expert opinions and surveys. Here's the detailed explanations of both techniques. तो यहाँ पे देखो दो ही के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए हम दो ही बता रहे हैं, पर डिमांड फोरकास्टिंग आपकी और भी तरीके से होती है। डेल्फी मेथड भी एक डिमांड फोरकास्टिंग मेथड है, आपका टाइम सीरीज एनालिसिस भी आपका डिमांड फोरकास्टिंग एक मेथड है। तो ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, द एक्सपर्ट ओपिनियन टेक्निक्स इन्वॉल्व्स गैदरिंग इनसाइट्स and predictions about future demand from individuals who possesses significant knowledge and experience in a particular industry or market. These experts can be internal employee within the organization or external industry analysts, consultants or academics. Key feature: qualitative approach होती है पहली बात तो expert opinion. These techniques largely qualitative, relying on subjective judgment rather than quantitative data. Insights from experience: experts use their experience and the understanding of market trend, consumer behavior and economic factors to make informed predictions. Collaboration: multiple experts may be consulted to obtain a range of opinions which can help reduce bias and improve accuracy. Process: selection of experts. सबसे पहले experts का selection कीजिए, उसके बाद information gather, अकॉर्डिंगली आप इंफॉर्मेशन निकालिए मार्केट से कि कोई क्या बोलता है, कोई एक्सपर्ट क्या बोलता है, कोई पैनल क्या बोल रहा है। उसके बाद एग्रीगेट कीजिए सबकी ओपिनियंस को आप गैदर कीजिए, फिर अपना कंक्लूजन निकाल लीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या सही है आपके बिजनेस के लिए, क्या गलत है, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। एग्जाम्पल: अ कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू स्मार्टफोन माइट कंसल्ट industry experts to gather insight about anticipated demand. Experts may consider factors like emerging technology trends, consumer preferences, and competitor actions to forecast how many units the company should produce. सर्वे के बारे में पढ़ते हैं। Survey are structured questionnaires designed to collect data from a specific group of respondents about their preferences, purchasing intentions, and anticipated future behaviors. These techniques can provide valuable quantitative data for demand forecasting. की फैक्टर्स: क्वांटिटेटिव डेटा के लिए एक तो होता है, पहली तो बात तो आपके पास डेटा वो होता है जो आप गिन सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, डेटा वो है। ठीक है, तो ये सर्विस जनरेट न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली, मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स। डायरेक्ट फीडबैक: आपको कस्टमर्स का डायरेक्ट फीडबैक मिलता है जब आपके पास उनके पास रीच करते हो, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो। स्केलेबिलिटी: सर्विस कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ लार्ज ऑडियंस, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज एंड इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। प्रोसेस कैसी होती है? पहले तो डिजाइन करिए सर्वे, क्रिएट अ क्वेश्चनर विद क्लियर कंसाइज क्वेश्चंस दैट एम टू गॉज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड परचेज इंटेंशंस। फिर सैम्पलिंग, determine the target population and select the sample that represents the population. This could be current customers, potential customers or specific demographic group. For example, sampling, जैसे कि अगर आप जानना चाहते हो कि बंगाल में कितने लोग मच्छी कंज्यूम करते हैं ओवर चिकन, तो आप पूरे बंगाल के हर एक आदमी से पूछने नहीं निकल जाते। आप एक क्या करते हो, कलकत्ता के किसी स्ट्रीट में किसी एक मोहल्ले के सैंपलिंग करते हो, वहां पे आप क्वेश्चन पूछते हो कि व्हाट यू प्रिफर इन नॉन वेज, इधर फिश, मटन, एग्स और प्रॉन्स, व्हाट यू वांट टू हैव। आप उसके अकॉर्डिंगली आप एक सैंपल एक बस्ती का ले लेते हो और उसी को आप बड़े लार्ज स्केल पे दिखाते हो कि बीइंग इन बंगाल वहां के लोगों को फिश ज्यादा पसंद है रेदर देन चिकन। समझ रहे हैं आप, ये सैंपलिंग होती है। फिर डेटा कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूट द सर्वे थ्रू वेरियस चैनल सच एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, टेलीफोन इंटरव्यूज और इन पर्सन क्वेश्चंस। आपने जैसे मैं बताया हर तरह के मेथड होते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन डेटा पर रिलाई करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन डेटा पर रिलाई करते हैं। Data analysis, analyze the collected data using statistical methods to identify trends and forecasts. This may involve calculating averages, frequencies and correlations. Forecasting demand, use the insights gained from the surveys to make informed predictions about future demand. Example, a clothing retailer may conduct a survey to understand consumer preferences for styles, color and pricing in an upcoming season. By analyzing response regarding what consumers plans to purchase, the retailer can forecast demand for specific items and adjust inventory accordingly. Both experts' opinions and surveys are valuable techniques for demand forecasting, each with its strengths and weaknesses. Expert opinion relies on qualitative insights from knowledgeable individuals, making it useful for understanding market trends and dynamic. In contrast, survey provide quantitative data directly for consumer, enabling businesses to gauge preferences and intentions. By combining these techniques,
with other forecasting methods, organization can enhance the accuracy or their demand predictions and make more informed strategic decisions. Question 5th. Explain the types of statistical analysis. Discuss the limitation of different types of statistical analysis. Statistical analysis is the vital tool for interpreting data and making informed decisions in various fields, including business, healthcare, social science, and more. The types of statistical analysis can be broadly categorized into two categories, that is descriptive and inferential statistics. Let's discuss one by one. First of all, descriptive statistics. Descriptive statistics summarizes and organizes data to provide insight about a dataset without making inferences about a larger population. These types include measures of central tendency and measures of variability. Measures of central tendency क्या क्या है? Mean, median, mode. The average of data set is mean. The middle value is median. The most frequent occurring value is mode. ये हमने पढ़ा था, पहले भी पिछले साल पढ़ा है, MMPC 5 में पढ़ा था हमने मीड मोड मीडियन, और 10th 12th इवन इनफैक्ट 9th की क्लास में भी पढ़ा था ये हमने, अगर ध्यान होगा तो, याद होगा तो, मैथ्स में आता था. मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती है? रेंज. द डिफरेंसेस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज रेंज. Variance, the average square differences from the mean, indicating how spread out the data is. Standard deviation, the square root of variances, providing a measure of variability in the same units as the data. Example, a company analyzes sales data might use descriptive statistics to summarize total sales, average sales per month, and sales distribution across different products. Limitations क्या है? No inference. Descriptive data do not allow conclusions or predictions about a larger population based on a sample. Sensitive to outliers. Measures like the mean can be skewed by extreme values, leading to misleading interpretations. Limited context. Descriptive statistics do not provide insights into relationship between variables or underlying patterns. Inferential statistics. Inferential statistics allow research to make predictions or generalization about a population based on simple data. This type of involves hypothesis testing, confidence intervals, and regression analysis. Hypothesis testing determine whether there is enough evidence to reject a null hypothesis in favor of an alternative hypothesis. Common test is t-test or chi-square test. Confidence interval estimates the range of values within which a population parameter is likely to fall based on sample data. Regression analysis assesses the relationship between dependent and independent variables to make predictions or understand trends. A pharmaceutical company may use inferential statistics to test the effectiveness of a new drug based on a sample patterns and they generalize the findings to broader population. Sampling error, assumption, and complexity can be the limitations. Multivariate analysis. Multivariate analysis examines multiple variables simultaneously to understand relationship and pattern. Techniques include multiple regression, factor analysis, and cluster analysis. Example, a marketing analyst might use multivariate analysis to study the impact of various factors. Example, price, advertising, and consumer demographics on product sales. Limitations, data requirements, interpretation challenges, and multicollinearity is the limitations of multivariate analysis. Exam conclusion. Understanding the different types of statistical analysis is crucial for effectively interpreting data and making informed decisions. Each type has its strength and limitation. Descriptive statistics provide a straightforward summary of data, while inferential statistics allow for generalization and predictions. Multivariate analysis offers insights into complex relationships between variables. Awareness of these limitations helps researchers analyze, apply appropriate methods, and interpret results more cautiously, ensuring more reliable and meaningful conclusions. Let's discuss question number 6. ठीक है. Briefly differentiate between short-run cost functions and long-run cost functions. Also use diagram to illustrate your answer. भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3 बार पिछले प्रीवियस पेपर्स में फंसा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना. ठीक है, अपने लिए नहीं, अपने पैसों के लिए पढ़ लेना जो आपने एमबीए में लगाए हैं. पैसा सबसे जरूरी चीज है. एमबीए आप कर रहे हो प्रमोशंस के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए. एक एमए की डिग्री लेके क्या करोगे? कुछ नहीं. तो उसी के लिए पढ़ लेना ताकि पास हो जाओ. 20 नंबर में आ सकता है. Understanding the differences between short run and long run cost function is essential for analyzing a firm's product and cost behavior. Here's a brief differentiation between the two, along with illustration to help clarify the concept. पहला हम बात करें
शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, नाम से समझ में आ रहा है, शॉर्ट रन यानी छोटी अवधि के लिए। तो डेफिनेशन, इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, इट कैन बी कैपिटल और लैंड। ठीक है, वो फैक्टर आपका जो फिक्स फैक्टर है वो कैपिटल या लैंड हो सकता है, व्हाइल अदर फैक्टर्स लाइक लेबर कैन बी वेरिड। द शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। समझ में आ रहा है कि एक इनपुट को आपने फिक्स कर दिया और एक को आपने वेरिएबल छोड़ दिया, यानी वो डायनेमिक है। तो की फीचर्स क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। Cost can be categorized into fixed costs, which do not change with the level of output, and variable costs, which change with the level of output. Diminishing returns. As the more units of variable factors, example labor, are added to fixed factor, the marginal product may decrease, leading to increasing marginal cost after a certain point. देखो, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी फिक्स कॉस्ट कैसे है, जो आपकी फैक्ट्री का रेंट जा रहा है। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट जो जा रहा है आपका वो फिक्स्ड है, चाहे आप उस फैक्ट्री में 5 रुपए का प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप 50 करोड़ का प्रोडक्ट बनाओ, बट आपका जो फैक्ट्री का रेंट जाएगा वो तो फिक्स है ना। पर 50 करोड़ 5 रुपए प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल कम लगेगा, और 50 करोड़ के प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। और साथ में इसकी इलेक्ट्रिसिटी, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर का आपका काम लेना, वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको 50 करोड़ का प्रोडक्ट बनाने के लिए 50 लेबर लग जाएंगी, और 5 रुपए का लगाने के लिए एक लेबर भी काफी होती है। तो वही चीज है। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट, द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, द कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, द चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट रन हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं हम लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, बड़ी अवधि के लिए जो कॉस्ट फंक्शन होते हैं। डेफिनेशन, इन द लॉन्ग रन all factors of production are variable. Firms can adjust all inputs to achieve optimal production levels. The long run cost function reflects the minimum cost of production for various level of output when all inputs can be changed. समझ में आ रही है? सारे इनपुट्स बदल सकते हैं इसमें। अब छोटी अवधि के लिए तो आपका जो रूम रेंट है, जो आपका फैक्ट्री का रेंट है, वो बदल नहीं सकता, पर 4 साल में तो आपका फैक्ट्री का रेंट बदलेगा ना भाई। कोई भी आपका फिक्स रेट थोड़ी है। ओवर द इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, आपका रेंट भी बढ़ेगा। आज जो फैक्ट्री आपने 50 लाख रुपए पर मंथ के लिए रखी है, 4 साल बाद माइट भी वो 75 लाख रुपए पर मंथ की हो जाएगी। ठीक है, उसका रेंट। तो यानी आपका इनपुट भी बदल गया, कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पे सारे कॉस्ट बदल रहे हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट वैल्यू आपके प्रोडक्ट की। तो नो फिक्स कॉस्ट, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, सो द फोकस इज ऑन द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को आपको ठीक से करना है। इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट typically shows economies of scale, reducing cost per unit as production increases. ये हमने पिछली बार पढ़ा था मास प्रोडक्शन में। ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट कम कर दी जाती है, क्योंकि आप थोक का माल लेते हो। आप चीनी इकट्ठे 50 किलो ले आते हो अब पापे बनाने के लिए, पापे जिसे रस बोलते हैं। तो क्या होता है, चीनी सस्ती पड़ जाती है, तो पापे पर पापे आपको सस्ता पड़ता है। ब्रिटानिया आपको पापे सस्ते दे सकता है रेदर देन सोनू बेकरी। सोनू बेकरी के बिस्किट आपको महंगे पड़ेंगे, ब्रिटानिया के बिस्कुट आपको सस्ते पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, क्यों? हालांकि ब्रिटानिया बड़े स्केल पे बना रहा है इसलिए आपको सस्ता दे पा रहा है, और सोनू बेकरी आपको कम स्केल पे दे पा रहा है इसलिए वो आपका कम बना पा रहा है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LRIC, द लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट अचीवेबल एट ईच आउटपुट लेवल व्हेन ऑल इनपुट्स कैन बी एडजस्टेड। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, द चेंज इन द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। डायग्राम, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का डायग्राम बात है। TC कर्व, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेस ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, देन राइजेस ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मार्जिनल कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व initially decreases then increases after a certain output level due to diminishing margin return. Long run cost curve, LRAC curve, the long run average cost curve is typically U-shaped, indicating economies of scale at lower levels of output and discontinuities of scale at higher levels. The LRAC curve
represents the minimum average cost of production of for any given output level achieved by varying all inputs. Conclusion. In summary, the main differences between short run and long run cost functions lies in the flexibility of input factors and the implications for cost behavior. Short run cost functions incorporate both fixed and variable costs, reflecting the constraints of fixed inputs, while cost running cost functions assumes all inputs can be varied, allowing firm to optimize production and minimize costs. The diagrams illustrate how average and marginal costs behave differently in the short run and long run, highlighting the concept of diminishing returns and economies of scale. तो क्वेश्चन 6 भी खत्म हो गया मेरे भाइयों. ठीक है, इसके क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं, मैं आपको क्या कर सकता हूँ अपने एंड पे इसके डायग्राम्स बना के दे सकता हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा आप भी गो थ्रू करो. मैं ही सब कुछ दे दूंगा तो अच्छा नहीं लगता. गूगल कर लेना इसके डायग्राम, थोड़ा देखो किस तरीके के डायग्राम बनते हैं, LRIC के डायग्राम्स कैसे हैं, मार्जिनल कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है. थोड़ा आप, क्योंकि मैं दे दूंगा तो वो लिखा पढ़ा आपको याद नहीं होगा. डायग्राम तो यार थोड़ा हाथ हाथ से बनाना ना, तभी मजा आता है. ठीक है, तो क्वेश्चन 7 है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एंट्री बैरियर्स, व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइनिंग कंडीशंस ऑफ एंट्री. ठीक है, तो कंडीशंस ऑफ एंट्री के लिए क्या है, हमारी एंट्री बैरियर्स क्या है, क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कंडीशन ऑफ एंट्री. पहला पढ़ते हैं. एंट्री बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म टू एंटर अ मार्केट. जैसे देखते होगे गली में कुत्ता आता है नया, सारे कुत्ते पिछले भौंकने लग जाते हैं ना, बस समझ जाओ वही है कि नया फर्म, कोई भी मार्केट में नई कंपनी आती है तो पिछली कंपनी चाहती है कि वो बाहर हो जाए पहले ही, अर्ली स्टेजेस में, कि कल को वो कंपटीशन ना बन जाए. बहुत सारी चीजें होती है हम नेगलेक्ट करते हैं. MI को शुरुआत में सब लोग हल्के में ले रहे थे. ठीक है, नोकिया जैसी कंपनी MI वगैरह को, एंड्रॉइड को बहुत हल्के में ले गई थी. बट आज देख रहे हो सैमसंग जैसे अच्छे अच्छे फोन को टक्कर देने के लिए MI आ गया है सस्ती रेंज में. ज्यादातर फोन लोगों के हाथ में आप MI के फोन देखते हो. एक एवरेज इंडियन चाइनीज कंपनीज के फोन चला रहा है, ऑल्दो चाइना के प्रोडक्ट्स को हम लोग लाइक नहीं करते हैं, बट स्टिल ये हमारी मजबूरी है या कुछ भी कह लो कि उस रेंज में हमें कोई और उतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रहा है. इज दैट्स द रीजन हम लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट यूज करने पड़ रहे हैं. और MI आज मार्केट को इतना पेनिट्रेट करके बैठा हुआ है अंदर तक जिसकी कोई हद ही नहीं है. सैमसंग कॉस्टली पड़ता है, एप्पल एक लग्जरी सिंबल है जितनी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है. इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स एंड लेवा, दे आर फार बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. इसको हम अग्री करेंगे, पैसे भी ज्यादा लेते हैं और चीज भी अच्छी नहीं देते हैं. तो यही बात है. तो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ एंट्री बैरियर्स. पहला जो बैरियर है एंट्री बैरियर वो क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. इकोनॉमी ऑफ स्केल. Established firm often benefit from economies of scale where the cost per unit decreases as production increases. मास प्रोडक्शन वाली बात है कि वो इतने लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं ना कि वो सस्ता दे पा रहे हैं. MI भी उसमें से ही एक एग्जांपल है. वो वर्ल्ड वाइड इतने फोन बेच रहा है कि उसको पर यूनिट कॉस्ट सस्ता पड़ रहा है और वो ज्यादा मार्जिन, उसको माइट भी वो आपको 1000 रुपए सस्ता ही देता है माइक्रोमैक्स और लावा से, बट आपको लगता है, पर मैं बता रहा हूँ उसको प्रॉफिट उसमें भी कम से कम 5000 रुपए का आ रहा होगा पर फोन का प्रॉफिट उसको 5000 रुपए से भी ज्यादा का है. समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत वाइड स्टेज पे कर रहा है. वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो आपकी उसकी कंपनी है रेडमी की. रेडमी, पोको, शाओमी, ये सारी एक ही कंपनियां हैं. समझ रहे हो? और वन प्लस भी आपका उसी कंपनी में आता है. ये सब पेरेंट कंपनी एक ही इसको होल्ड करती है. तो अलग अलग नामों से आपको वो सेम चीजें बेचे जा रहे हैं, बस लोग खरीदे जा रहे हैं. कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाई स्टार्टअप कॉस्ट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी. दूसरा है कैपिटल रिक्वायरमेंट. भाई कोई नई कंपनी आएगी, उसको कोई कैपिटल देगा? कोई कैपिटल नहीं देता है, कोई भी पैसा नहीं देता है. बैंक पैसा उसको देता है जिससे वो पैसा निकलवाने की क्षमता रखता है. यानी आपके पास पैसा है तो आपको और पैसा मिलेगा. अनटिल एंड अनलेस आपको कोई एंजल इन्वेस्टर मिल जाए या आपका आइडिया बहुत ही ऑसम है तो आपको स्टार्टअप आइडियाज देने पे कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाती है एंजल इन्वेस्टर्स से. ऑल्दो आपको कैपिटल मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो आपको एक एंट्री का बैरियर बनता है. बट जहां चाहा है वहां रहा है. जो लोग वाकई में कुछ तोड़ना चाहते हैं, कुछ फोड़ना चाहते हैं, वो लोग जाते हैं और कुछ करके आते हैं. शार्क टैंक में देखते ही हो ना आजकल कितने सारे नए नए आइडियाज लेके लोग आ रहे हैं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन,
Established firms have a strong brand loyalty and differentiated products make it difficult for new entrants to gain market share. Access distribution channel. भाई आज की डेट में नेस्ले और पार्लेजी जैसी कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही स्ट्रांग है, विच मेक्स देम एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज. इनफैक्ट राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान पे चाय की आपको पार्लेजी मिल जाएगा, नेस्ले का चॉकलेट मिल जाएगा, बट आप अपने नाम की टॉफी कैंडी निकाल के उतनी दूर तक पहुंचा पाओगे? बहुत बहुत मुश्किल है. गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, परमिट्स एंड कंप्लायंस विद रेगुलेशंस. भाई बहुत सारी तरह की रेगुलेटरीज होती हैं जो यहाँ पे लीगल है, माइट भी वो कहीं इलीगल है. आप समझो, यहाँ पे आप च्युइंगम खा के थूक देते हो, दैट इज अनऑफेंसिव. उसके लिए आपके पास कोई लीगल क्राइम चार्जशीट नहीं फाइल होगी. बट सिंगापुर में आपको पेनल्टी लग सकती है बहुत हेवी, अगर आप इनफैक्ट आप च्युइंगम लेके अगर वहां ट्रैवल भी करते हो. च्युइंगम बैन है उस देश में. क्यों? क्योंकि वो गंदगी नहीं चाहते अपने यहाँ. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि आपका पैटर्न होता है, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम होता है. ठीक है. अब आज की डेट में लोगों के दिमाग में यही चीज है कि असली अग्रवाल स्वीट कौन है, किसी को नहीं पता. हर बंदा कहता है भाई अग्रवाल, मैं भी अग्रवाल हूं, मैं अपने नाम के अग्रवाल स्वीट लिख सकता हूं. पर असली अग्रवाल की स्वीट की क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या उसने ट्रेडमार्क करा रखा है, वो आप कभी भी यूज नहीं कर सकते. अगर वो आपने यूज करा तो दैट ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिज रॉयल्टी. आप नेस्ले नाम की दूसरी कंपनी नहीं खोल सकते क्योंकि नेस्ले चॉकलेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. ही हैज अ पेटेंट ऑफ हिज नेम. उसके बाद है नेटवर्क इफेक्ट्स. इन सम मार्केट्स द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इंक्रीजेस एज मोर पीपल यूज इट. For example, social media platform become more valuable as more users join, making it difficult for new entrants to compete with established players. YouTube पे इतने सारे चैनल्स हैं इग्नू के रिलेटेड. मैं खुद बोल रहा हूँ, ये को मेरा एग्जांपल ही समझो. मैं भी वीडियो बना रहा हूँ और मेरे जैसे जानने कितने लोग और अच्छे वीडियो बना रहे हैं और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं. एक चैनल मैं बहुत आपको भी रिकमेंड करता हूँ, आप भी देखो, अन्नू क्लासरूम. बहुत ही इमर्जिंग चैनल है. बट मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश समझते हो ना, मैडम टीचेस रियली वेल. अन्नू क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो. एमबीए के वीडियोस बहुत ही ऑसम लेवल पे बनाती हैं वो. ठीक है. तो इस तरीके की यूट्यूबर्स हैं, उनको सपोर्ट करो. बट क्या इस तरीके की वीडियोस प्यूडीपाई या फिर कैरी मिनाटी, रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल को तोड़ पाएंगी? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि वो एंटरटेनिंग है, उनका सेगमेंट अलग है. ये इंटेलेक्चुअल वीडियोस हैं, इनकी जो सेगमेंट है इनको देखने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम. एमबीए के बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस को देखेंगे. बट कोई एंटरटेनिंग वीडियो बनाएगा, हिज चांसेस आर फार बेटर टू एनहांस और टू अपस्किल और टू मोनेटाइज देयर चैनल्स. ठीक है. कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट. If customers face high cost of inconvenience with switching from one product to another, they are less likely to switch. They can deter new entrants as they can convince customers to overcome this. भाई स्विच कॉस्ट, आपके प्रोडक्ट को कोई क्यों चॉइस करे? अगर स्विचिंग कॉस्ट किसी को बहुत ज्यादा लग रहा है तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा. आप अगर सस्ते हो, आप अगर एक्सेसिबल हो, तो भी तो कोई आपके पास आएगा, वरना लोग नहीं आएंगे आपके पास. फैक्टर डिटरमाइनिंग कंडीशंस ऑफ एंट्री. क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कंडीशन ऑफ एंट्री? पहला है मार्केट साइज एंड ग्रोथ. लार्जर एंड रैपिडली ग्रोइंग मार्केट्स टेंड टू अट्रैक्ट न्यू एंट्रेंट्स. Conversely, stagnant, declining markets may discourage entry due to limited growth potential. Industry का structure, the structure of industry monopolistic है, oligopolistic है और competitive है. कैसी है वो बड़ा मैटर करता है आपकी एंट्री मार्केट में कैसे होगी. Profitability, higher profitability in an industry can attract new entrant. भाई जहां पैसा है वहीं तो लोग जाएंगे. प्रॉफिटेबल बिजनेस में ही लोग अपना हाथ अजमाना चाहते हैं रेदर देन वहां पर जहां पे पैसा डूब रहा है. मार्केट कंडीशन, करंट इकोनॉमिक कंडीशन सच एज रिसेशन और बूम पीरियड. पर रिसेशन में लोग कम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और जब बूम पीरियड चल रहा होता है, जब बहुत सारे मार्केट अच्छा कर रहा होता है, तभी सब लोग मार्केट में आना चाहते हैं. टेक्नोलॉजी, द रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज कैन इन्फ्लुएंस एंट्री कंडीशन. अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, आपके पास यंग वर्कफोर्स है जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझती है, तो डेफिनेटली इट विल गिव अ बूस्ट टू योर कंपनी, जो आपको टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा सकती है. आजकल डिजिटल मार्केटिंग का एरा है. छोटा सा किराना शॉप भी जो है ना अब डिजिटल हो गया है. आप देखते हो इंस्टामार्ट वगैरह ने कैसे किरानों को आजकल पेल के रख दिया है. अब वो भी ना ज्यादा चार्ज नहीं कर पा रहे.
अब वो भी मार्केट को देख के उसी हिसाब से प्राइस बेच रहे हैं, 1-2 रुपए कम ही देने लगे हैं, बल्कि मैंने देखा है अब तेल वेल पे। पहले तेल नेट टू नेट बेचते थे, रेट टू रेट, बट अब किरानों को देखकर, ये ऑनलाइन शॉपिंग को देखकर उन लोगों ने भी रेट कम किए हैं। तो किरानों को सपोर्ट करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है इंस्टामार्ट को छोड़कर मैं आप किराना को बंद कर दो, बट किराना भी पहले अपनी मनमानी करते थे, ये सबको पता है। कंज्यूमर की डिमांड, चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड डिमांड कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू एंट्रेंट्स टू एड्रेस अनमेट नीड्स ऑफ इनोवेट strategic actions of existing firm. Established firm may take strategic advantage to deter entry, such as aggressive pricing. भाई स्ट्रेटेजिक एग्जिस्टिंग, देखो कभी कभी क्या होगा, देखा होगा आपने, जब कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है ना और वो चलने लग जाता है, तो पुराने प्लेयर्स अपने दाम कम कर देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल लाहौरी जीरा इंडिया में बहुत अच्छे से चलने लगा, लोगों ने लाहौरी जीरा पीना कम कर दिया, बहुत बढ़ा दिया। तो थम्सअप ने क्या करा है, थम्सअप ने अपनी बोटल्स के प्राइस कम कर दिए, कोका कोला के बॉटल्स के प्राइस अपने आप कम हो गए, पेप्सी के प्राइस अपने आप कम हो गए। क्यों भाई साहब, पहले नहीं कम हो पा रहे थे, पहले बड़ी महंगी पड़ रही थी आपको। जब लाहौरी जीरा हमारा जिंदाबाद, तो फिर तुम लोग आगे आ गए, अब लाहौरी जीरा ही पी रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ गया भाई टेस्ट। अब थम्स अप की सेल कम हो गई है, कोका कोला की सेल कम हो गई। तो कंक्लूजन क्या है, एंट्री बैरियर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग मार्केट डायनामिक्स बाय इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड पोटेंशियल फॉर न्यू फॉर्म्स टू एंटर. Understanding these barriers and the factor determining entry conditions can help businesses strategize their market entry plans, assess competitive threats, and identify opportunities for growth. ठीक है, अब क्वेश्चन 8 है, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं जल्दबाजी के चक्कर में हम क्वेश्चन 8 को कच्चे पच्चे में पढ़ के चले जाएंगे, हम पढ़ेंगे ढंग से पढ़ेंगे मेरे भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। Question 8. What is monopolistic competition? Explain price and output determination under monopolistic competition in the short run. तो monopolistic competition को पहले तो ये समझो, monopolistic competition is a market structure characterized by a large number of firms competing with one another. मतलब एक ही मार्केट में large number of firms competing with each another, where each firm produces a differentiated product that is not perfect substitute for other. बहुत सारी फर्म्स हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, बट सबके अंदर कुछ अलग है। ठीक है, दूध सब बेच रहे हैं, पर अमूल के दूध में कुछ अलग बात है, मदर डेयरी के दूध में कुछ अलग बात है, सुधा डेयरी के दूध में कुछ अलग बात है। दूध तो सबका ही दूध है, पर दूध में कुछ क्वालिटी है। अब कंट्री डिलाइट आ गया, वो अलग ही है भाई, मलाई इतनी गाढ़ी कर दे रहा है कि लग रहा है कि क्या ही डाल दिया उसने। तो समझ रहे हो, हर बंदा दूध बेच रहा है, प्रोडक्ट सेम है पर डिफरेंट है, कुछ कुछ सब में डिफरेंट है। Their differentiation can be based on quality, branding, features, and customer services. While firms in a monopolistically competitive market have some degree of market power, they also face competition from one other firm. देखो मार्केट पावर है, अमूल की डिमांड आज भी ज्यादा है, किसी भी दूध से ज्यादा अमूल की डिमांड है, पर हर बंदा एडवांटेज लेके बैठा है। अब कंट्री डिलाइट जो आज एक नई कंपनी आई है, वो कैसे एडवांटेज ले रही है, वो ऑनलाइन डोर टू डोर डिलीवरी कर रही है, और वो कह रही है कि वी डोंट हैव एनी अदर डिस्ट्रीब्यूटर, आप रिटेल से मेरी दूध को नहीं खरीद सकते, आपको मेरा दूध पीना है तो मेरी ऐप डाउनलोड करके ही पीना है। ठीक है, वो उसने एक क्या नाम है स्पेशलिटी क्रिएट कर दी लोगों के अंदर, नीड, कि अगर आपने सच में कंट्री डिलाइट का दूध एक्सपीरियंस करना है तो पहले ऐप डाउनलोड करो। तो इससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो वो डेटा भी चुरा रहे हैं भाई, वो आपका डेटा संग्रहित कर लेते हैं, आपके बारे में जानते हैं बहुत चीजें, आपका फोन नंबर, आपकी मेल आईडी, आपकी लोकेशन, वो सब चीजें वो आगे यूज करेंगे। समझ रहे हो, सिर्फ दूध नहीं बेच रहे हैं, वो डेटा भी कर रहे हैं यार। कंपनियां पागल नहीं है, फुद्दू नहीं है जो आपको सस्ते में कोई चीज प्रोवाइड करा रही हैं। नथिंग इज फ्री इन दिस मार्केट। की फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मेनी सेलर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स compete in a market. Product differentiation, each firm offers a product that differs slightly from those of its competitor, allowing for brand loyalty. Free entry and exit, new firms can enter into the market easily and exit, existing firms can exit without significant barriers. सही बात है, नई फर्म आ सकती है, पुरानी फर्म जा सकती है, किसी को कोई वादा नहीं है, दूध ही पीना है, मेरे को जरूरत नहीं है, मदर डेयरी आज है कल नहीं रहेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अमूल का दूध पी लूंगा, स्लाइटली डिफरेंट। दूध से मेरे को चाय बना के पीनी होती है, दूध मुझे कोई खासा पसंद नहीं है, बट बच्चों को पसंद है, मेरे छोटे छोटे बच्चे लाले पोले, उनको दूध पिलाना पड़ता है, तो उनके लिए मेरे को दूध स्पेसिफिकली अमूल का चाहिए होता है। Imperfect information, consumers and fund do not have complete information which affects decision making. चलो, price and output determination in the short run.
In the short run, firm is monopolistic competition can earn positive economic profit, break even or incur losses, depending on market condition. The price and output determination process involves several steps. Demand curve. Each firm faces a downward sloping demand curve for its product due to product differentiation. देखा डिमांड कर्व में हर किसी को डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है डिमांड कर्व में. जितना आपका प्राइस बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी क्वांटिटी डिमांड की घटती जाएगी. आप मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट देते हो तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है. आज भी मैं देखता हूँ डोलची पकड़ के बच्चे जा रहे होते हैं मदर डेयरी के आउटलेट्स पे दूध लेने के लिए. क्यों? टोन्ड दूध सबसे सस्ता माध्यम है दूध का. और मिडिल क्लास फैमिलीज आज भी मदर डेयरी को बहुत ज्यादा प्रेफर करती है रादर देन अमूल. अमूल सिर्फ 1 रुपया महंगा है. गौरतलब की बात यह है वो घर पे भी डिलीवरी कर रहेगा, आपके प्रोडक्ट पन्नी पैकेजिंग करके दे देगा, सब कुछ अच्छे से करके दे देगा. और इनफैक्ट आप इंस्टामार्ट या ग्रोसरी के थ्रू प्रॉपर्स के थ्रू आप उसको मंगवा सकते हो अपने घर पे. बट स्लाइटली 1 रुपए का डिफरेंस मदर डेयरी को की प्लेयर बनाता है डेयरी इंडस्ट्री में. 1 रुपए का डिफरेंस, सोचो 1 रुपए से कितना बड़ा रोल प्ले हो रहा है. तो कॉस्ट स्ट्रक्चर. फर्म्स हैव शॉर्ट कॉस्ट रन कॉस्ट कर्व्स इंक्लूडिंग एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स. द शेप ऑफ दीज कर्व्स अफेक्ट प्राइसिंग आउटपुट डिसीजंस. जो मैंने अभी बताया कि 1 रुपए के चक्कर में लोग पलट जाते हैं. 1 रुपया महंगा कर दे कल को मदर डेयरी, मैं घर बैठे अमूल खरीदना चालू कर दूंगा, नो डाउट. Profit maximization condition. In the short run, a firm maximizes profit by producing the quantity where the marginal cost equals marginal revenue. जब marginal cost आपका marginal revenue के equal होता है वो आपका perfect competition कहलाता है. Setting the prices. Once the firm determines the profit maximization quantity Q, it uses a demand curve to find corresponding price P. The price will be higher than the average total cost. The firm is making a profit. Obviously बात है कि आपका प्रॉफिट कब बन रहा है जब आप फायदे में चीज बेच रहे हो. आपके एवरेज टोटल कॉस्ट से अगर आप स्लाइटली ओवर बेच रहे हो तो आप यानी प्रॉफिट कमा रहे हो. शॉर्ट रन आउटकम्स. प्रॉफिट इफ द प्राइस पी इज ग्रेटर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट at the profit maximizing output level, the firm earns economic profit. Break even. If the price ATC, the firm is earning normal profits. If the loss price ATC, the firm incur losses. Diagram illustration. Short run equilibrium diagram कैसा होता है? डिमांड कर्व D से करते हैं हम नोट. The downward sloping demand curve represents the market demand of the firm's representative product D. MR से marginal revenue curve को करते हैं. The marginal revenue curve lies between the below the demand curve due to the price effect. Each additional unit sold reduces the price of all units sold. Marginal cost. The upward sloping marginal curve indicates increasing marginal cost as output increases. ATC. Average total cost. The U-shaped ATC curve shows the average cost per unit of output. Profit maximization. The point of MC equals MR determines the profit maximization output level Q. देखो भाई मेरे को पता है हमें एक दिन पहले पढ़ने वाले लड़के समझ में आ गई. एक दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे क्यू प्यू MC RC MIC PC BC TC ये सब याद नहीं कर सकते. सही बात है. तो जाना एक्सप्लेन करना वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिखना जहां पे डिस्क्रिप्टिव डाटा ज्यादा कर पाओ. फॉर्मूलास लिखोगे फंसोगे. वहां पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए. एक्यूरेट नहीं है तो नंबर कटेंगे. तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव डाटा को ज्यादा दे देना. तवज्जो. In the short run, firms in monopolistic competition can earn economic profits or incur losses based on market conditions and their cost structures. The demand curve of each firm is downward sloping due to the product differentiation, allowing them to set prices above marginal cost. However, in the long run, the entry of new firms into the market is response to economic profits will lead to increased competition, driving prices down until firms earn normal profits. दोस्तों इसी के साथ हमने एक और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर डिस्कस कर लिया है. दैट इज जून 2024 MMPC 010. यानी एक पेपर ऑलरेडी डिस्कस था, एक और मैंने डिस्कस कर लिया है. 2 पेपर डिस्कस हो गए. और पहली वीडियो है वो AI वाली वीडियो है, मत देखना उसको यार. मुझे भी कोई खासी पसंद नहीं आई है. बट हाँ अगर आपको रोबोटिक लैंग्वेज बहुत पसंद है तो आप उसको देख सकते हो. मेरी लैंग्वेज के ओवर अगर वो लड़की के बारे में डाल दिया मैंने, अगर वो पसंद है तो आप वो वीडियो देख सकते हो. बट ऑन द अदर नोट मेरे को ये चीजें आगे भी मैं करता रहूं. इस चीज के लिए मुझे एनकरेजमेंट के लिए आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर की बहुत जरूरत होती है. उसको प्लीज करते रहना क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के चक्कर में ही मैं ये सब कर रहा हूं. ठीक है. ओके बाय टाटा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.